2025 की एक नई इंडोनेशियाई थ्रिलर हॉरर फिल्म डार्क फोर्स एक सच्ची घटनाओं पर आधारित एक्सोर्सिज्म केस से प्रेरित है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें यीशु के 12 शिष्यों को भी शामिल किया गया है। कहानी 2 लड़कियों से शुरू होती है जो आधी रात को अपने पिता की कब्र पर जाती हैं। वे अपनी जेब से एक रहस्यमय गुड़िया निकालती हैं और कुछ मंत्र बोलने लगती हैं। मंत्र समाप्त होते ही गुड़िया अचानक पीछे की ओर मुड़कर कैरा की ओर देखने लगती है। जब वे गाड़ी में वापस जाती हैं तो उन्हें एहसास नहीं होता कि रियर व्यू मिरर में एक आत्मा दिखाई दे रही है। घर लौटने पर कैरा को भूतिया दीवार का सामना करना पड़ता है। वह अपनी माँ को सोफे पर सोता देख कंबल ठीक करती है और जैसे ही ऊपर कमरे में लौटती है वही माँ का चेहरा फिर से सामने आ जाता है। पहले तो वह सोचती है कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर वह डर के मारे कमरे में भाग जाती है और कब्रिस्तान से लाई गई गुड़िया निकालती है। अगली सुबह वह उस गुड़िया को कूड़ेदान में फेंक देती है, लेकिन जाते जाते वह गुड़िया जैसे जीवित हो जाती है। स्कूल में उसकी दोस्त का चेहरा बहुत बेजान दिखता है और उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान होता है। दोस्त कहती है शायद नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन जब कैरा स्कूल से घर लौटती है तो पाती है कि उसकी माँ अब भी अपने प्रेमी के साथ है। गुस्से में वह अपने कमरे में चली जाती है और देखती है कि फेंकी गई गुड़िया फिर से लौट आई है। डर कर वह फिर से उसे बाहर फेंक देती है और तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है। रात में वह आत्मा फिर से लौटती है और सोती हुई कैरा पर हमला करती है। उसकी चीख सुनकर माँ दौड़ी चली आती है और देखती है कि कैरा दीवार की ओर मुंह करके कुछ बोल रही है। माँ के जोर से पुकारने पर कैरा होश में आती है, लेकिन उसके बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगते हैं और उसे आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। वह महिला आत्मा लगातार उसके साथ रहती है। स्कूल में उसकी एक टीचर को शक होता है और बाद में पता चलता है कि उसकी दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी। स्कूल प्रशासन कैरा से पूछताछ करता है और वह सब कुछ सच बता देती है। 2 टीचर्स उसे फिर से कब्रिस्तान ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में वह अजीब व्यवहार करने लगती है। वे उसे स्कूल के एक मोनास्ट्री में ले जाते हैं, जहां बताया जाता है कि एकमात्र शक्तिशाली पादरी ही उसकी मदद कर सकता है। क्लास में कैरा आत्माघात करने लगती है। उसकी माँ को बुलाया जाता है क्योंकि एक्सोर्सिज्म के लिए परिवार की अनुमति जरूरी होती है। अगले दिन पादरी उसके घर आता है, अपने सभी उपकरण निकालता है और मंत्र पढ़कर उसे शुद्ध करने की कोशिश करता है। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन फिर जैसे ही वह कैरा के माथे पर पवित्र तेल लगाता है, कमरे की लाइटें झपकने लगती हैं। जब मंत्र और पवित्र जल से थोड़ा असर होता है, उसी समय कैरा की माँ कमरे में घुस आती है और तीनों के प्रयासों से अंततः आत्मा को बाहर निकाल दिया जाता है। अगली सुबह कैरा का प्रेमी बूढ़े वांग इस सब को ड्रामा मानता है और सोचता है कि कैरा ने जानबूझकर ये सब किया ताकि वह माँ से अलग हो जाए। कैरा को चुनती है और प्रेमी को छोड़ देती है। वे पति की कब्र पर फूल चढ़ाने जाती हैं और लौटकर माँ अपनी सगाई की अंगूठी भी उतार देती है, लेकिन बुराई अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह आत्मा अब भी कैरा के शरीर में मौजूद थी। वह रास्ते में पादरी को रोकती है और पादरी जैसे ही कैरा के पास आता है वह बेहोश हो जाती है। गाड़ी में डालते ही आत्मा फिर प्रकट होती है। पादरी अगली सुबह जीवित रहता है और उसे समझ आता है कि कैरा के शरीर में सिर्फ एक नहीं कई आत्माएं हैं। असल में उसने अपने पिता की आत्मा बुलाने की कोशिश में लूसीफर के अनुयायियों को बुला लिया था। आखिरी और सबसे शक्तिशाली आत्मा ने कैरा पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। इस आत्मा ने मां को यीशु की शैली में, यह आत्मा थॉमस को उसकी मरी हुई पत्नी का रूप दिखाकर बहकाने की कोशिश करती है और अचानक उसे हवा में उठा लेती है। अस्पताल में पादरी सब कुछ महसूस करता है और प्रार्थना करते ही थॉमस फिर से उठ खड़ा होता है। वो यीशु का क्रॉस लेकर आत्मा के माथे पर लगाता है, निकाल दी जाती है और जो काला पानी उसमें जबरन डाला गया था वह भी बाहर आ जाता है।
यह फिल्म यदि सच्चे इंडोनेशियाई एक्सॉर्सिज्म केस पर आधारित न होती तो इसे इतनी प्रभावशाली ढंग से बनाना नामुमकिन था। अंत में थॉमस पादरी की विरासत को आगे बढ़ाता है और खुद एक एक्सोसिस्ट बन जाता है।